3 ऑर्गन्स, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 11th क्लास में ये तीनों चैप्टर्स है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी, जहां पे कानून बन रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक चीज मैंने बताई थी, ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट जुडिशरी का ऐसा कुछ नहीं होता। जुडिशरी हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर कोई इंटरप्रेट करता है लॉ को, तो देन कोई वायलेट करता है लॉ को, तो जुडिशरी क्या करेगी? इंटरप्रेट करेगी, फिर उसको पुनिश करेगी, ठीक है, क्लियर। अब चैप्टर है हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी आपको क्लियर हो गया क्या है? न्यायाधीश जिसको हम बोलते हैं। इंडियन जुडिशरी कैसी है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अब इस चैप्टर में आज हमारा इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि अगर हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जरूरत क्या है? यही आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो जब रूल ऑफ लॉ को आपने एंश्योर करना है, इसकी मैंने एक और टर्म आपको बताई थी, लेक्स रेक्स। क्या? लेक्स रेक्स, ठीक है। लॉ इज द किंग, लेक्स रेक्स मींस लॉ इज द किंग, ठीक है, नॉट रेक्स लेक्स। समझ आई? तो अब क्या है, यहाँ पे लॉ ही किंग है। तो रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करने के लिए कोई तो चाहिए। यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है, और लॉ की भाषा कौन बोलता है? जुडिशरी। जब हम बोलते हैं माय लॉर्ड, योर ऑनर, ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम अपने लॉज के लिए बोल रहे हैं। वहां पे बैठे हुए इंसान के लिए नहीं बोल रहे, किसी जज को नहीं बोल रहे। बट जो जज है वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चला रहा सिस्टम, वो जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी थोड़ा सा पिरामिड शेप में अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो सिस्टम है वो कैसा है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर। यही हमारी जुडिशरी भी फेडरल वे में काम करती है, हमारी जुडिशरी भी फेडरल वे में काम करती है। सबसे अपेक्स लेवल पे हमारा आ जाता है, अपेक्स मतलब टॉप पे, सबसे अपेक्स लेवल पे आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है हाई कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज हुआ है? यूनियन। बट इसको जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को हम देखते हैं तो हमें ये फेडरल वे में नजर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। और जब वहां पे भी चीजें मैनेज नहीं होती हैं तो वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, वहां आ जाता है लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये फेडरल वे में काम तो करती है, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे यूनाइट होके ही रहता है। सबसे यहाँ पे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं, हर कोई अगर नेशनल लेवल की चीजों को भी संभालना है, फिर इंटरनेशनल चीजों को भी देखना है, पूरा हर चीज बड़े बड़े लेवल की चीजें देखोगे, फिर नीचे लेवल पे भी देखोगे, तो फिर तो सिस्टम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े बड़ी चीजें देखता है, हाई कोर्ट स्टेट वाली चीजें देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की देखेगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे हमारे कटरा में कोर्ट है, ये कौन सा सबऑर्डिनेट कोर्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोकल लेवल पे देखें, वहां पे सरपंच पंचायतें पड़ी होती हैं, तो वो क्या है? वो भी तो जुडिशरी है, ठीक है। गांवों के मसले, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, जमीन को लेके सिर फाड़ दिया, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो उसको वहीं पे निपटा दिया जाता है। तो ये पूरा हायरार्की है, क्या बोलेंगे हम इसको? पूरी एक हायरार्की है इफेक्टिव वर्किंग के लिए। हायरार्की मतलब लैडर, जैसे आपके घर में सीढ़ी होती है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा जुडिशरी एंड राइट्स। जुडिशरी एंड राइट्स का तो बड़ा ज्यादा ऐसे बड़ा अच्छा रिलेशन आपस में, ठीक है। आपने पढ़ा था राइट्स में आर्टिकल 32,
आर्टिकल 32 क्या था? वही तो था कि रिट्स है इसमें। रिट्स क्या है? रिट्स है पावर ऑफ द सिटीजन, स्पेशल पावर्स है सिटीजन की, और साथ में अब सिटीजन के पास पावर है तो उनको न्याय देगा कौन? कोर्ट। ठीक है, तो रिट्स क्या है? टू, मतलब कि टू डायमेंशनल पावर्स हैं, ये स्पेशल पावर्स है, एक तो कोर्ट की और दूसरी सिटीजन्स की। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 32 आ गया। ठीक है, इसका आपस में है जुडिशरी इसका, क्योंकि जब भी आपके आर्टिकल जैसे आर्टिकल 13 में भी क्या आ जाएगा? जुडिशियल रिव्यू। तो आप किसके पास जा रहे हो? कोर्ट के पास ही जा रहे हो ना रिव्यू करने के लिए। किसी लॉ, किसी ऑर्डर, किसी एब्रिज, अगर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपकी राइट्स की एब्रिजमेंट हो रही है, वायलेशन हो रही है, तो आप कहां जा रहे हो? कोर्ट में जा रहे हो। फिर उसके बाद अगर आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 32 प्रोटेक्टर है ना, ये आपको रेमेडी दे रहा है, जिसमें आपने कितने रिट्स पढ़े थे? 5 रिट्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये राइट्स और जुडिशरी का आपस में कनेक्शन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? एक तो जुडिशरी यहाँ पे एक्टिव हो गई है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होके हम काम कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा अपनी समझ के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाता है पिल। ठीक है, पिल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि खुशी का किडनैप हो गया कहीं पे, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है, किसी बड़ी जमींदार के घर में इसका किडनैप हो गया, और तुम जर्नलिस्ट हो, तुम लॉयर हो, तो तुम इसके लिए केस, मतलब कि एक पिल के थ्रू तुम वहां पे केस फाइल कर सकती हो, इसके लिए लड़ सकती हो। ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में जब लड़ा जाता है, कोई और सेकंड पर्सन लड़ता है, जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं यहाँ पे फिर। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल ओवररीच। अब ओवररीच कुछ ऐसा लग रहा है कि रीच होती है, एक ओवर रीच होती है। तो ओवर रीच में क्या हो रहा है कि जैसे हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों की अपनी अपनी बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जुडिशरी एकदम से जंप करके यहां आ जाती है, कहती कानून मैं बनाऊंगी, तो ओवर रीच हो गई, अपनी बाउंड्री क्रॉस की। लेकिन बनाना पड़ता है, अगर कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून ही नहीं है और एक सिटीजन के साथ गलत हो गया, अब जुडिशरी क्या बोलेगी कि मेरे पास तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है, मैं तुम्हें न्याय नहीं दूंगी। तो देन जुडिशरी क्या करती है कि आपने सुनते ना जुडिशरी, जज वकील, जो वकील नहीं होंगे इसमें, जुडिशरी मतलब कि जो कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है, तो ऑर्डर पास किया गया है मतलब कानून पास किया गया है। ठीक है, तो मतलब कि कानून पास किया गया तो किसका काम कर लिया उसने? लेजिस्लेचर का। तो क्या हो गया, किसी मजबूरी में बनाना पड़ता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कई बार वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जब जुडिशरी ओवर रीच कर रही है, तो दैट इज जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, अपनी बाउंड्री से निकल के बाहर आना। उसके बाद यूरिसडिक्शंस। यूरिसडिक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ बिठाया, ये तुम्हारी यूरिसडिक्शन है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। अगर तुम आगे पीछे अपनी बाउंड्री क्रॉस करके जाती हो, अपनी लीगल एरिया को क्रॉस करके जाती हो, तो अपनी यूरिसडिक्शन तुमने क्रॉस कर दी। ठीक है, अब यूरिसडिक्शंस में भी अलग अलग यूरिसडिक्शंस आ जाती हैं। एक रिट यूरिसडिक्शन होती है। ठीक है, रिट यूरिसडिक्शन, एपिलिएट यूरिसडिक्शन, एपिलिएट यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, उसके बाद ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो इसमें ये 4 यूरिसडिक्शंस आ जाती हैं। देन उसके बाद जुडिशियल राइट्स वाला यहाँ क्लियर हो गया, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 32 में क्या आ जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो पड़ा। और आर्टिकल 13 में क्या आ गया? जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? उसके बाद जुडिशरी और पार्लियामेंट। जुडिशरी और पार्लियामेंट क्या है? आपने सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस ने दिया, कौन से केस की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर मिला। एक जो कोई भी चीज है उसका बेस नहीं होगा तो देन वो चीज ग्रो भी नहीं कर पाएगी। ये इसका, इस बिल्डिंग का अगर जो बेस है वो अच्छा नहीं है तो ये बिल्डिंग ऊपर बना सकते हैं हम फिर, है ना? वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेसिक फैब्रिक है। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले, सबसे पहले इस चीज को समझो कि जुडिशरी और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है बेटा। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं।
तो इट्स मीन जुडिशरी। और अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देके समझाऊं तो इंदिरा गांधी के टाइम पे 70s के डिकेड को अगर हम देखते हैं, 1970s के डिकेड को, ये आपका 12th में भी टॉपिक आ जाता है। 1970 का जो टाइम था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस टाइम पे क्या था कि इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी बहुत सारे कानून जो थी वो क्या कर रही थी, बना रही थी। ठीक है, अब जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं वो बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर रही हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि अमेंडमेंट कर रही है, मतलब कि एक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के द्वारा काम किया जा रहा है। जुडिशरी का मतलब कि कानून के थोड़ा सा, जो कानून के अकॉर्डिंग जो चीजें चलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में चलनी चाहिए। तो जब वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ना अपनी मर्जी से कोई इंसान करने लगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, डर हो जाता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो फिर सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो आपने जैसे फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि 42nd अमेंडमेंट, जिसको इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपस में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में एक टसल स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर कानून बनाए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए ना। तो अगर जो लेजिस्लेचर है, जहां फिर कोई एग्जीक्यूटिव है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे ऐसे कानून बना रहा है जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है या लोगों के लिए सही नहीं है, तो वहां पे जुडिशरी का काम आता है ना इंटरप्रेट करने का कि ये तो आउट ऑफ रीच जा रहा है सिस्टम। ठीक है, और देन वो बोले कि यार मैं ज्यादा पावरफुल हूं, वहां पे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर। तो देन इसके पास, क्योंकि यहाँ का जो चीफ जस्टिस है, यहाँ के जो जजेस है, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इसको बोलेगा ना, प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस से वो चलता है, तो वो उसको हटा भी सकता है। तो गलत हो रहा है ना सिस्टम। तो ये सिस्टम हमें 12th में देखने को मिलेगा, पर हमने पढ़ना तो यहीं पे है ना। तो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आपको वो केस बता रही थी, केस था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस, ये जुड़ा हुआ है आर्टिकल 31 से, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जो डिलीट हो गया था। तो क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जब डीपीएसपी में से वेलफेयर की बात हो रही थी, तो जो जमींदारी एक्ट था उसका अबॉलिश किया जा रहा था। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, अब वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहते हैं हमारा तो फंडामेंटल राइट है, तो हमें क्या करना है, हमारे राइट को वायलेट किया जा रहा है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। जब वो कहाँ जाएंगे, फिर किसको अप्रोच करेंगे, जुडिशरी के पास, है ना। तो अब जुडिशरी कह रही है ये तो सही है, इसको इनको इनकी जमीन वापस दे दो। तो लेजिस्लेचर कह रहा है कि इस फंडामेंटल राइट को ही काट देते हैं, इस फंडामेंटल राइट को ही काट देते हैं। उन्होंने बोला कि इस जमीन पे तो हॉस्पिटल बनेंगे, इस जमीन में तो स्कूल बनेंगे, समझ रहे हो। तो फिर ये जो लड़ाई शुरू हुई, बाद में केशवानंद हार गए, लेकिन ये जो केस था ये प्रॉपर दे गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर, कि कौन सी चीज चेंज हो सकती है, कौन सी चीज नहीं हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि आज के बाद डेमोक्रेसी खत्म और डिक्टेटरशिप शुरू हो गई इंडिया में, फिर इज इट पॉसिबल। तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये हमारे सारे टॉपिक्स है जुडिशरी में। जुडिशरी सबसे बेस्ट, मतलब कि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ये, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हमें।